चलो फिर आई थिंक वी शुड राइट अवे स्टार्ट विद टुडेज क्लास। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी तक जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ा है ना, मैंने आपके दिमाग में एक डिजाइन की पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की है। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, राइट? हमने स्टार्ट किया ओवरऑल जो दुनिया है, जो स्ट्रक्चर इनफैक्ट प्लैनेट अर्थ है, किसको हम कहते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो किस तरह से रोटेशन करती है, रेवोल्यूशन करती है, रोटेशन की वजह से किस तरह से दिन का रात में और रात का दिन में बदलना होता है, क्यों कहीं जगह पे सुबह के 11 बजे होते और किसी दूसरी जगह पे अगर जाते हैं तो वहां पर अभी 6 भी बजे नहीं होते, सुबह की रात चल रही होती है। क्यों अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाते हो वहां पर समर चल रहा होता है और आप उसी वक्त अगर साउथ हेमिस्फीयर में जाओगे वहां पर विंटर चल रही होती है। ये क्या मसला है? इन सीजनैलिटीज का, इन रोटेशंस का, रेवोल्यूशंस का, अर्थ किस तरह से मूव करती है, सोलर सिस्टम का क्या ये मसला है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इंसानों को, इसमें अभी तक मैंने आपको कोशिश की थी कि इसका डिजाइन जो है ना वो आपके दिमागों में मैं छाप सकूं। वो एक वजह के तहत की थी। आपको पता है हमारे कोर्स का एक मेजर जो एलिमेंट है ना वो है एथीज्म। मैंने स्टार्ट में आपके साथ बात की थी कि थ्रू जियोग्राफी एंड स्पेस साइंस मैं आपको सिखाऊंगा आर्ग्यूमेंट्स करना, एंड नॉट ओनली आर्ग्यूमेंट्स करना, मैं पहले आप में प्रूफ एस्टेब्लिश करूंगा कि द थ्योरी ऑफ एथिज्म डज नॉट स्टैंड ऑन द साइंटिफिक ग्राउंड्स। अब ये सुन के आप लोग बड़े चौंक गए होंगे क्योंकि वो तो उल्टा क्लेम करते हैं। एथीज तो ये कहते हैं कि जो रिलीजियस ट्रूथ्स होते हैं वो साइंटिफिक ग्राउंड्स पे स्टैंड नहीं करते, वो डोगमाज है। कैसे? वो कहते हैं पुराने जमाने में इंसान के पास बहुत कम नॉलेज होती थी और जो भी सुपर नेचुरल इवेंट्स होते थे जिसको इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाता था वो गॉड के ऊपर लगा देता था। कि दिन का रात में बदलना, रात का दिन में बदलना, मौसमों का चेंज होना, जलजले का आना, भूकंप का आना, फ्लड्स का आना, इन चीजों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी इंसान के पास क्योंकि लिमिटेड नॉलेज थी, लिमिटेड रिसर्च थी, लिमिटेड सेट ऑफ टूल्स थे। अभी हमारे पास है तो अब तो हम खुल के एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो सीधे कहते हैं कि हमें कोई गॉड की जरूरत नहीं है नेचर को एक्सप्लेन करने की, जो नेचर में अभी तक आपको पढ़ा रहा था ओवरऑल जो एक एसेंस मैंने आप में बिठाई थी कि किसी खुदा की जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की, बल्कि नेचर खुद खुद को एक्सप्लेन करता है। हम खुद जान पाते हैं जो सारी चीजें हो रही है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, मौसमों का बदलना, बारिश का आना, दिन का रात में चेंज होना, हमें खुद ब खुद समझ आ जाता है। नेचर इज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो कोई सुपर नेचुरल फोर्स तो हमें नहीं चाहिए। ये इनका एक कोर आर्ग्यूमेंट है। 4 कोर आर्ग्यूमेंट्स है जो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं इंशाल्लाह, एथीज्म के बारे में, जो कि एथीज के मेजर 4 आर्ग्यूमेंट्स है। बट उनमें से जो पहला आर्ग्यूमेंट है ना वो मैं आपके साथ अभी बयान कर रहा हूं क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो अभी तक जो हमने पढ़ा इस कोर्स में। वो है नेचर के बारे में कि नेचर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। लॉज ऑफ नेचर के थ्रू हम सब कुछ समझ सकते हैं, किसी खुदा की हमें जरूरत नहीं है। आप और मैं भी चले इस आर्ग्यूमेंट को 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है, किसी हद तक, कि ठीक है जिस तरह से हमने खुद भी पढ़ा जमीन की रोटेशन के बारे में, मौसमों के बारे में, हमें किसी गॉड की जरूरत नहीं पड़ी थी ये सारी चीजें समझने के लिए। हमने साइंटिफिकली इसको समझने की, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू, स्पेस साइंस के थ्रू, डिस्कवरीज के थ्रू हमने ये सारी चीजें जान ली थी। बट काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका ये है कि अगर नेचर सब कुछ एक्सप्लेन करता है, नेचर को खुद क्या एक्सप्लेन करता है, ये सोचे जरा आप। इफ नेचर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, व्हाट एक्सप्लेन्स नेचर? ये असल में मसला है और ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अब पहले तो उसूल जान लेना, मैं किस उसूल पे आपसे ये बात कह रहा हूं। मैंने स्टार्ट में ये उसूल आपके साथ बयान किया था कि जिस भी किसी चीज का डिजाइन होगा ये गारंटीड है कि उसका डिजाइनर होगा ही होगा। इसमें तो कोई मोहम्मद। शक नहीं है ना हमें। आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास कैमरा है, आपके पास लैपटॉप है, आपकी स्क्रीन है, आपकी लाइट्स है, कमरे है, स्विच है, गाड़ियां हैं, गाड़ियों के पहिए है, पहियों के नट बोल्ट्स है, स्टीयरिंग है, इतनी सारी चीजें जो कुछ भी है, आपको पता है एक डिजाइन शोकेस करती है। और इंसान की अक्ल कहती है कि अगर इसका एक डिजाइन है, इट सिंपली मींस इट हैज अ डिजाइनर। बिना डिजाइनर के तो ये सारी चीजें नहीं आ रही है ना, नहीं आ सकती है। अब एक कमरा खाली था, समझ ले रात के वक्त जब आप सो रहे थे, अगली सुबह जब आप उठे अचानक से वहां पर गाड़ी नहीं आ सकती है। और वो जो खुद चल रही होती है या उसके सारे मैकेनिज्म खुद ब खुद क्रिएट किया गया, वो इट डजंट हैपन लाइक दिस। यू हैव टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू डिजाइन समथिंग, एंड दैट टेल्स अस कि डिजाइनर की बहुत बड़ी दरकार है। मैं गॉड ऑफ गैप्स का आर्ग्यूमेंट यहां पर यूज नहीं कर रहा हूं। गॉड ऑफ गैप्स का आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्सिटी के साथ है, मैं समझा दूंगा वो आगे इंशाल्लाह।
बट अभी कंसेप्ट वो जो कीड़ा होगा ना दिमाग में किसी के, अभी उसको क्लियर करने के लिए गॉड ऑफ गैप्स का आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पर, ये डिजाइनर का आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं कि व्हाट एक्सप्लेन्स नेचर देन? अगर नेचर ये सारी चीजें कर रहा है, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ ये जो फोर्सेस है, ऑल ऑफ दोस थिंग जो हम पढ़ रहे हैं, इनके थ्रू समझ आ रही है, तो नेचर को खुद कौन सी चीज एक्सप्लेन करती है? नेचर ने खुद कहां से ये सारी चीजें लाई इतनी परफेक्शन के साथ? एंड डजंट दिस टेल यू कि जिस परफेक्शन के साथ नेचर को डिजाइन किया गया, ये अर्थ है, ये सोलर सिस्टम, स्पेस साइंस का जो कुछ मैंने इल्म दिया, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो इसके बाद इंशाल्लाह आने वाले, एटमॉस्फेयर, सीजनैलिटीज, इतनी परफेक्शन के साथ ये जो चीजें हैं, डू यू थिंक इट इज विदाउट अ डिजाइन? बस इतना मुझे आंसर करिए यस या नो में, सिंपल क्वेश्चन। इज दिस No, विदाउट अ डिजाइन? इज दिस रैंडम? क्या लगा आपको पढ़ के? not at all. कौन बात कर रहे हैं? सबा। सब ओके। क्या लगा आपको ये छोटी सी, अभी तो हमने शुरुआत ही की ना, कौन सी क्लास है हमारी, पांचवी या छठी क्लास है? सब कौन सी क्लास है? फिफ्थ। ओके, तो अभी ये 4-5 क्लास में अभी तो बेसिक भी मैंने अभी टच नहीं किया, ऊपर ऊपर से डिजाइन इस कायनात का एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्या लगा आपको ये, इज दिस रैंडम? लेट्स बी ऑनेस्ट। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। हम्म। ओके, कोई और बोल सकता है? व्हाट एक्सप्लेन्स नेचर? किसी के पास कोई आंसर है? गॉड। ये तो बहुत बड़ा आर्गुमेंट दे दिया आपने मोहम्मद। सर गॉड पे अगर बाद हमें में आते हैं, बट पहले चले मोहम्मद मुझे ये बोले कि जो भी आपने अभी तक चीजें पढ़ी है ना, जितना भी आपने डिजाइन समझने की कोशिश की, इनफैक्ट जो हमने फिर लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को समझने की कोशिश की, उसके थ्रू कोऑर्डिनेट्स को समझा, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लोकेशंस को, डेट को, टाइम को समझने की कोशिश की, डू यू थिंक कि इतनी परफेक्शन के साथ मोहम्मद कोई चीज अगर रखी जाती है ये खुद आ सकती है? नो। जी मैम इंशा। जी, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वो ये कि जैसे जो भी चीज़ हमें दिख रही है, या पार्ट ऑफ अ क्रिएशन, एंड हम्म एनीथिंग जो हमें दिख रही है, there can't be the one who has created others because it itself depends on something else. So the creator is something, is someone जो that can't be the part of the system that is getting nurtured and getting taken care and staying in a system. So वो system के बाहर का part है. Whatever is हम्म। a part of a system जो हमें दिख रहा है, जो हम feel कर रहे हैं, जो हमें like Allah subhanahu wa ta'ala has given us this ability to see things and feel things, certain things, laws के according. Whatever is abiding by those laws cannot be the God, and whatever is abiding by that can be the creation only. The चलिए गॉड पे creation. तो मैं इसके बाद आ जाऊंगा ना, गॉड पे अभी हम, अभी तो शुरुआत हुई है, गॉड पे अभी इतनी जल्दी नहीं आते, अभी बस इस डिजाइन को Okay, समझने की to कोशिश करते, इज simplify, देयर अ डिजाइन, यस और नो? there is a design, and whatever is the part of a design, there is someone there out there that is not being inside the design, that's outside of the design. मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि गॉड की बात पे बाद में आते हैं, फिलहाल बेसिक हम्म। सा सवाल है। अभी ना गॉड की जो सिफात है, अभी हम वजूद की बात कर रहे हैं ना, जी सिफात पे हम जी बाद में कभी आएंगे, अभी तो जी। बस शुरुआत हुई है ना, मैं वही कह रहा हूँ। अभी बस So मसला there is a सिंपल सा है कि design. जो परफेक्शन के साथ आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, आपने पूछा ये जो सन है, ये मून को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच रही है, क्यों नहीं हम्म मून, सन तो हम्म इतना बड़ा है सन हमारा, राइट? ये मून जी। को क्यों नहीं अपनी तरफ खींच रहा है? मैंने आपको हम्म एक्सप्लेन की कि हम्म कुछ फोर्सेस लगते हैं, डिस्टेंस का जी वहां पर मसला है, मास का वहां पर मसला है, अर्थ का जी। पुल और मून का पुल जो आपस में की डिस्टेंस है उसका मसला है। तो मैंने आपको एक सही डिजाइन दिखाया जो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। सही तो सही। दिस डिजाइन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ डिजाइनर, इतना तो हमें समझ आ सकता नहीं, या फिर इतना यस। भी हमें अगर समझ आ गई ना कि देयर इज अ डिजाइन, ये मेरे लिए अभी तक काफी हो जाएगा। हाँ, there is अब a मैं आपको ना, design. There's या no मैं doubt आपको ना about एक that. एक बात बताता हूँ। एम मुझे बस हैथवे एक 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 समझ ले, एक साइंटिस्ट ही समझ ले आप, ठीक है? उसने ना जो इलेक्ट्रिक ब्रेन है उसको बनाया था। वो एक्चुअली यूएस की जो नेशनल एडवाइजरी है, कमिटी है एरोनॉटिक्स पे, उसका पार्ट रहे थे। तो इलेक्ट्रिक ब्रेन इन्हें डिजाइन किया था, और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, मतलब बहुत बड़ी इन्वेंशन थी उस वक्त की। और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक ब्रेन जो है ना, वो लगभग लगभग आप समझ ले 3 पियानोज जो है ना, 3 पियानोज को मिलाओ, इतना बड़ा वो ब्रेन क्रिएट करना पड़ा था, इलेक्ट्रिक ब्रेन। और वो किसके काम आता था? वो 2D इक्वेशंस में जो प्रॉब्लम्स आती थी ना, उनको काउंटर करने के लिए, उनको एनकाउंटर करने के लिए काम आता। बहरहाल उस चीज को छोड़ लीजिए, बट मेरा पॉइंट ये है, एम हैथवे ना, वो कहते हैं कि मुझे हंड्रेड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स की दरकार पड़ी, मुझे जो है ना वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस की दरकार पड़ी, मुझे कॉम्प्लेक्स सर्किटरी क्रिएट करनी पड़ी, तब जाकर मैं इस
इलेक्ट्रिक ब्रेन को बना पाया था। ये गौर से सुनिएगा कितना जबरदस्त आर्गुमेंट दिया है उसने। ही सेज कि मुझे इतनी डिफिकल्टीज इसमें पेश आई ना कि मुझे समझ आ गया कि जब भी किसी चीज का मैं डिजाइन देखूंगा ना, इसका मतलब पीछे उसका कोई डिजाइनर है, किसी ने मेहनत की उसको बनाने में। और वर्ल्ड के बारे में अगर हम इसी आर्गुमेंट को देखें ना, आपको पता है कि दुनिया का जो डिजाइन है ना वो इस तरह से, जो हमने अभी तक पढ़ा, कि हमें बहुत सारे फोर्सेस को एक साथ लाना पड़ता है, बहुत सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स या कुछ भी हो, या लॉज ऑफ नेचर फिर उसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं ताकि हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट मिल पाए। ये आपने वर्ल्ड के, सॉरी, प्लैनेट अर्थ के बारे में अभी तक समझ लिया कि बहुत सारी फोर्सेस आपस में वर्क कर रही है, बहुत सारे मटेरियल्स वहां पर इन्वॉल्व है, लॉज ऑफ नेचर वहां पर इंस्टॉल्ड है। और सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है, बल्कि एक परफेक्ट डिजायर्ड रिजल्ट हमें वहां पर मिल रहा है। तो एम हैथवे कहते हैं कि इससे मुझे पता चला, इन डिफिकल्टी जो मुझे फेस हुई इलेक्ट्रिक ब्रेन को बनाने में, कि दुनिया का जो मसला है ना, ह्यूमन बायोलॉजी भी जो है ना वो इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से डिजाइंड है कि कोई ना कोई डिजाइन तो इसका बनने होना ही होना चाहिए। तो उसूल जो यहां पर हम सीख रहे हैं ना, वो सिर्फ इतना सा है कि जब भी हम किसी चीज को देखेंगे ना जिसका कोई डिजाइन है, हमें पता चलेगा कि उसका जरूरी कोई ना कोई डिजाइनर होना ही होना चाहिए। ये अक्ल का तकाजा है। इसके लिए मुझे कोई साइंस की किताब खोलने की, किसी साइंटिस्ट के आर्गुमेंट की भी जरूरत नहीं। ये बेसिक एक छोटा बच्चा समझ सकता है। यहां पर इतना सा मसला था अभी तक जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये क्लियर है? किसी को सवाल है इसके मुताबिक? जी जी सही। Not at all. लेकिन उसमें तो एक चीज हमने और चीज नोटिस की ना, कि हर चीज में एक कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शन है जो अपने लिमिटेड है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। या बिल्कुल, हमने रिस्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ा। हमने इनफैक्ट पढ़ा कि किस तरह से अपने दायरे में ही मेंटेन रहते हैं और उसको क्रॉस नहीं कर सकते। एक हदूद है, एक कंस्ट्रक्शन है इस पे। तो व्हाट डज दिस टेल यू? इससे जरा थोड़ा बताएं मुझे, इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ में आता है कि इंसान के पास एक लिमिटेड एनर्जी है जो उसको इख्तियार दिया गया है, उससे आगे नहीं वो बढ़ सकता कुछ। यानी जहां पर लिमिटेशंस होगी ना, वहां पर अगेन डिजाइन आ रहा है। यस। यही बात हाँ है बस। सही सही। जहां कहीं पर भी लिमिटेशंस, जी। there's a hikmah behind the limitation also. सही। तो जहां लिमिटेशंस है, इट मींस डिजाइन है। हाँ, लिमिटेशंस नहीं होगी, हम कह सकते हैं मे बी रैंडमनेस है, राइट, वी कैन से इट, बट इवन रैंडमनेस हैज इक्वेशन। वो कोई बड़ी बात नहीं है आज की साइंस में, बहुत पहले वो क्रिएट हो चुकी थी उसकी इक्वेशन। बट मसला ये है जो आपने जिक्र किया कि अगेन कंस्ट्रक्शन है, हदूद है, तो इट मींस डिजाइन है। अच्छा, बहरहाल वापस आते हैं नेचर वाले आर्गुमेंट पे, क्योंकि पहला हम आर्गुमेंट आज चूज करने वाले, इसकी थोड़ी तफसील तो जरूरी है। तो नेचर जो है ना, ये कहते हैं कि इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। इट्स नॉट ट्रू फॉर अस नाउ। नेचर एक फैक्ट है, इट्स नॉट एन मतलब ये, इसको खुद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप समझ ले कि एक मुर्गी का जो बच्चा होता है ना, वो 21 दिन में आप समझ ले बर्थ पाता है। अब ये एक फैक्ट है हमारे पास। अब 21 दिन में कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू एक स्टेज, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज, उसके बाद वो हैच होता है एवरीथिंग। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन है। ये इनफैक्ट ये एक फैक्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है कि ये किस तरह से यहां पर डाला गया, किसने डिजाइन किया गया। कहने का मतलब ये है कि नेचर जो है ना, इट टेल्स अस हाउ थिंग्स, हाउ इवेंट्स हैपन, एंड इट डजंट टेल अस व्हाई इवेंट्स हैपन। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं मशीन लाता हूं आपके सामने जो कि फंक्शन कर रही है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है वो कैसे फंक्शन कर रही है। तो क्या करेंगे आप उसकी जो मेटेलिक केसिंग है ना, उसको खोलेंगे और उसके मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सारी तारें जुड़ी हुई है, ये इसमें टूल्स यूज किए गए हैं, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से शायद ये फंक्शन कर पा रही है। सही कह रहा हूं ना? सही या गलत कह रहा हूं? यस और नो? यस, सही। बट कॉन्स्टिट्यूशन पर स्टडीज बट करेंगे। क्या इसकी मैकेनिक्स समझने से आपको इसका कॉज ऑफ मैकेनिक्स समझ आ सकता है? जस्ट बिकॉज आपने इसकी नहीं मैकेनिक्स देख ली, आपको इसका कॉज नहीं पता चल गया? नॉट नहीं एट ऑल। यानी जस्ट बिकॉज यू हैव नॉलेज अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ द मशीन, क्या ये प्रूफ है इस चीज का कि ये सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है, ये सेल्फ क्रिएटेड है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चलती है? कॉमन सेंस का तकाजा है, बोले जरा। नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर एक मशीन है जिसकी मुझे फंक्शनिंग पहले पता नहीं थी, और मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, इन्वेस्टिगेशन की, मैंने मेटल केसिंग उसकी खोली, मुझे उसका स्ट्रक्चर पता चला, उसकी मैकेनिक्स समझ आई, इसका मतलब ये नहीं है कि
मुझे इसका कॉज पता चला, या फिर मैं इसे ये कंक्लूड कर लूं कि इट्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इट्स सेल्फ मेड, ये खुद ब खुद वजूद में आ चुकी है। अब इससे भी और सिंपलीफाई इसको करके दूं कि आपको पता है ना नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, पता है आपको, जो डार्विन ने दी थी। तो नेचुरल सिलेक्शन ये तो एक्सप्लेन कर देती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ आया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने एक्सप्लेन कर लिया, मुझे कोई मसला नहीं उसके साथ, बट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, वजूद आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। सो लिमिट्स लग जाती है ना, साइंस में क्लियरली लिमिट्स लग जाती है। तो जिस चीज की खुद लिमिट्स हो, जो चीजों को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, क्या आप उसके आर्ग्यूमेंट्स के बेस पे कोई कंक्लूजन पे हमेशा आ सकते हो, मतलब एब्सोल्यूट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? Nee, I remember I had this argument with one professor in my MS in IEC Bangalore, Vidyanand Nanjundaya, and he's a very good scientist. And in the end, हम 1-1.5 घंटा discussion के बाद, they ended up the whole discussion at serendipity. This is what they say. Like it all is a serendipitous event. And when they say serendipity, it just takes away all the arguments. But how is it even possible? Randomness is not so random at all. How can रैंडमनेस है ही नहीं ना, वही तो मसला है, हम रैंडमनेस पा ही नहीं रहे, हम randomness पोजीशन नहीं? पा You रहे हैं। cannot, हाँ, सही बात है. You cannot rely so much on randomness. देखिए मैं आपको एक आर्गुमेंट देता हूँ सेरेंडिपिटी के रिगार्डिंग, हालांकि छोटा सा आर्गुमेंट है, बट बेसिक यहाँ पर बच्चे हैं ना, उनको क्लियर हो जाएगा। आप समझ लें मेरे हाथ में कार्ड्स है बहुत सारे, या फिर मेरे हाथ में जो ना डाइस है, मैं डाइस को थ्रो करता हूँ, पहली बार जो है ना नंबर 6 आता है, दूसरी बार मैं थ्रो करता हूँ नंबर 6 आता है, तीसरी बार मैं थ्रो करता हूँ नंबर 6 आता है। अब आप कह सकते हो पहली बार तुक्का हो गया, दूसरी बार तुक्का हो गया, तीसरी बार तुक्का हो गया। मैं कंटिन्यूअसली 1000 बार फेंक रहा हूँ और 1000 बार 6 नंबर आ रहा है, क्या इसको मैं रैंडमनेस कहूंगा? नहीं. इसको मैं रैंडमनेस ही कह सकता हूँ। मेरे पास कार्ड्स है, ठीक है, हर बार जो मैं कार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली वही है जो मैं आपको कह रहा हूँ। एक बार 2 बार वो हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन कभी वो फेल ही नहीं हो रहा है, हर बार वही चीज हो रही है, तो इसको मैं रैंडमनेस नहीं कह सकता हूं। तो ये आर्ग्यूमेंट तो वैलिड ही नहीं रहता है ना। और ये आर्ग्यूमेंट वही स्टूपिड लोग दे सकते हैं जिनने ना बायोलॉजी पढ़ी होती है, ना जियोग्राफी पढ़ी होती है, ना स्पेस साइंस देखी होती है, गौर फिक्र किया, और पढ़ी भी होती है, गौर फिक्र नहीं किया होता है। एक फोन के केस को आप आर्ग्यू करते हो कि ये सेल्फ डिजाइन नहीं है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, भले ही मुझे इसका मैकेनिज्म पता है, इट डजंट मीन कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ डिजाइन है, या खुद वजूद में है, या ऑटोमेटिकली अब रेप्लिकेट कर रहा है। तो कायनात जो मैंने अभी तक आपको समझाई, मैंने जो सीजनैलिटीज आपको बताई, मैंने जो दिन और रात का मसला बताया, मैंने रोटेशन का जो मसला आपको बताया, ये किस लेवल की बेवकूफी है मेरी तरफ से कि मैं कहूं कि ये खुद हो रहा है, इट्स नॉट डिजाइंड, ये रैंडम इवेंट्स है, इट्स नॉट रैंडम एट ऑल। और रैंडमनेस की मैं कह रहा हूं आपको, उसके भी आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास, इंशाल्लाह आगे दे दूंगा मैं। रैंडमनेस की हमारे पास इक्वेशन है, आप एक ब्रश जावेद, ब्रश ऑफ पेंट है ना जी। मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इवन जाहिरी तौर पे भी जब इंसान ये सोचता है ना कि इस सब को जानने के बाद इंसान ये सोचे कि ये सारा रैंडमली आया है, अपनी जगह इवन सोचते हुए भी शर्म आती है ऑनेस्टली। मतलब इवन टू से इट्स अ रैंडम इवेंट आफ्टर यू हैव नोन हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज, अपनी जगह शर्म आती। लेकिन हाउ हाउ हैज इट बिकम सो इतना ज्यादा एक्सेप्टेड और इतना ज्यादा वाइडली प्रोलिफरेटिंग आइडिया कैसे बन गया ये? इसको ना, इसको इज हम इट? हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, याद रखिएगा। मैं जनरल हाँ. इसका भी आंसर दे दूं, हालांकि इसका आंसर साइकोलॉजी में जो एथीस के ना 4 आर्ग्यूमेंट्स है, एक नेचर पे है, एक साइकोलॉजी पे, एक हिस्ट्री पे है, और भी एक और है। तो साइकोलॉजी वाले पोर्शन में मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि इंसान क्यों इस तरह से बिहेव करता है। बस ये समझ लीजिएगा कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, इसका आंसर है ना कुरान में बहुत खूबसूरत तरीके से, उसी की एक्सप्लेनेशन में साइकोलॉजी में तफसील से बयान करने वाला हूँ। अल्लाह ताला सूरह आराफ में फरमाते हैं, वलक़द ज़रअना जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, की अक्सरियत जो जिन्नों और इंसानों की है ना वो जहन्नुम के लिए है। अब ये तो हमें डिसोनेंस में डालनी चाहिए ना कि हमारे पास फ्री विल है कि नहीं, इस आयत के मुताबिक कि अक्सरियत जहन्नुम के लिए, इट मींस कि हम तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कुछ भी। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं कहते, अल्लाह ताला उसी आयत में एक्सप्लेन करते क्यों। अल्लाह ताला कहते हैं, इनको हमने आंखें दी थी लेकिन ये देखते नहीं थे, इनको हमने कान दिए थे लेकिन ये सुनते नहीं थे, इनको हमने दिल दिए थे समझने वाले लेकिन ये समझते नहीं थे। और एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह सूरह अनाम में मे बी नहीं, सूरह मुल्क की आयत है ये, कि जब जहन्नुमियों को बोला जाएगा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों हो जहन्नुम में, तो अल्लाह ताला हाँ. फरमाते कि वो लोग कहेंगे कि हम जो है ना सुनते और समझते नहीं थे।
और अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि हमें तुम्हें देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, समझने के लिए इंटेलेक्ट दिया, लेकिन तुम कम ही शुक्र अदा करते हो और इसका इस्तेमाल नहीं करते हो। तो याद रखिएगा, ये जो हर्ड मेंटालिटी है ना, इसको कॉग्निटिव ईज कहते हैं, कॉग्निटिव लॉक हो जाता है, बट बहरहाल कॉग्निटिव ईज ही है असल में, उसके पीछे जो बेसिस है। मसला ये कि देखने की जो नजरिया है ना, वो बड़ा क्रिटिकल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ये सारे भेड़ चाल में मोस्ट ऑफ द पीपल वो भेड़ चाल फॉलो कर रहे होते हैं। डोमिनेंट सिस्टम एथीज्म को प्रोपोगेट कर रहा होता है, तो नीचे जो मासेस होती है ना, वो ये सोचते हैं कि डोमिनेंट इस वजह से क्योंकि इनका फलसफा बहुत स्ट्रांग है एथीज्म है, चलो हम भी एथीज्म फॉलो करते हैं। और वो फिर एक बायस बन जाती है, कंफर्मेशन बायस दिमाग में बन जाती है कि हर कोई चीज आप उसी एंगल से देखोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैम इंशा आपके पास में बॉक्स दे दूं एक बड़ा सा, और उसमें मैं हजारों चीजें रखूं, और उसमें मैं आपको बोलूं कि मुझे नेल कटर निकाल के दो, आप नेल कटर निकालोगे ना? भले ही आप उस बॉक्स में नहीं देख रहे हो, आपने बस उसमें हाथ डाला है, हाँ ठीक है? आप ढूंढोगे ना, आप क्या निकालोगे? नेल कटर निकालोगे, कोई नेल मोबाइल कटर, फोन निकालोगे? नेल कटर या because I was दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स एज वेल। और इसको हम्म हर्ड मेंटालिटी में तो 100% कंफर्मेशन बायस में यही सारी चीजें होती है, या फिर सिर्फ एक ही नजरिए से देखते रहते हो, उसी नजरिए पे फिर स्ट्रॉ मैनिंग करते रहते हो। हालांकि वो and then अगर आप खुल के देखो, दूर से देखो, और एक बर्ड्स व्यू से उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, तो आप खुद समझ जाओगे योर आर्गुमेंट इज नॉट वैलिड। बट बहरहाल वो साइकोलॉजी में आएंगे, बट मसला इसका बस यही है, इतना समझ लीजिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि हम लोग बिकॉज वी डू इट दिस इन आवर दीन ऑल्सो, लाइक नॉट दीन, लाइक करंट मुस्लिम जो हमारा स्टेट है, कि पॉपुलेशन जब बहुत सारी पॉपुलेशन जब एक साथ ही कंफर्म करती है हाँ 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 यस 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 दिस इज ट्रू, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कुड बी रॉन्ग, बट एवरीबडी इज सेइंग इट इज ट्रू, देन इट कुड बी ट्रूथ। मैंने आपको बता देता हूँ ये सिंपल आर्गुमेंट ना, बिना इसको कोई शुगर कोट किए हुए। फिरकों का जो मसला है ना, वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया। एक सर्टन लेंस के थ्रू आपने देख लिया, ठीक है, आप उस बायस में चले गए, फिर आप सिर्फ उसी बायस से हर कोई चीज को देखोगे। आपका जहन ही खुल के चीजों को नहीं देख पाता है। तहकीकी लेंस आपके पास ना, जो वो बंद कर दिया आपने। समझ आ रहा है? हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि फिर के सारे उनके सारे के सारे रॉन्ग पॉइंट्स, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ये क्रिटिकल चीज है जो हम फेल करते हैं टू अंडरस्टैंड। अल्लाह ना कुरान में सूरह अल इमरान की शायद आयत है, दो आयतें ये, मे बी अल इमरान या इट्स मोस्टली अल इमरान। अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब उनको जिंदा किया जाएगा तो उनकी बीनाई हम छीन लेंगे, आंखों के देखने की सलाहियत। तो वो कहेंगे कि यार अब हम तो दुनिया में देखने वाले थे, तो जिंदा जब हो गए तो हम अंधे क्यों किए गए? तो अल्लाह ताला कहते हैं, हम उनको बोलेंगे कि हमने तुम्हें अपनी निशानियां पै दर पै दिखाई, जमीन में, आसमानों में, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इर्द गिर्द, लेकिन तुम देखते ही नहीं थे, तुम मुड़ जाते थे वहां से। और कुछ ऐसे लोग होंगे, सॉरी देखते नहीं, तुम इनकार करते थे उससे। देखना इज अ डिफरेंट थिंग। तो कि तुम इनकार करते थे उससे, ठीक है, अब हमने तुम्हें अंधा बना दिया। दूसरा ग्रुप होगा जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको उठाएंगे और इनकी आंखें फाड़ के बाहर आ जाएगी और ये कुछ नहीं कर पाएंगी, वो ऐसे ही रहेगी। तो ये अल्लाह ताला से फरमाएंगे कि हम तो ठीक थे, ये क्या कर दिया आपने यहाँ पर? तो अल्लाह ताला कहते हैं उनको कि मैं तुम्हें निशानियां दिखा रहा था और तुम गौर फिक्र ही नहीं कर रहे थे। मैं पैदर पे तुम तक निशानियां पहुंचा रहा था, पैदर पे तुम्हें रिफ्लेक्ट करने के लिए फोर्स कर रहा था, तुम देख ही नहीं रहे थे। आज मैं तुम्हें वो चीज दिखा रहा हूं कि तुम चाह के भी अपनी आंखें नहीं हटा सकते हो। यू गेटिंग द पॉइंट? अल्लाह ताला कॉग्निशन बयान कर रहे हैं लिटरली। जो सूरह आराफ की आयत है, सूरह मुल्क की आयत है, दैट इज ह्यूमन कॉग्निशन, हियरिंग, लिसनिंग, एंड फिर समझना, उस पर एक्चुअलाइजेशन करना। गेटिंग द पॉइंट? जी जी जी। किसी को कोई डाउट है अभी तक इस बेसिक से आर्गुमेंट में? कोई डाउट है तो पूछे, बिकॉज अब दूसरा आर्गुमेंट में प्रेजेंट करने वाला हूं। एवरीथिंग क्लियर? यस, नो? एवरीवन इन द चैट और Yes. अनम्यूट करके। यस क्लियर है। चले, सही हो गया। अब ना हम एक दूसरे आर्गुमेंट की तरफ लेके आते हैं। अब इस आर्गुमेंट को बड़ा गौर से सुनेगा। साइंटिफिक नॉलेज जो है ना, वो दो इराज में हम डिवाइड करते हैं। मैं नहीं करता हूं, साइंस खुद करती है। एक इरा है प्री आइंस्टीनियन इरा, यानी आइंस्टाइन के आने से पहले वाले मामलात, और एक इरा है पोस्ट आइंस्टीनियन इरा, यानी आइंस्टाइन के आने के बाद वाले मामलात। मींस आइंस्टाइन को साइंस अभी करंट टाइम्स में एक वॉल की तरह रखती है जो कि डिवाइड करती है दो इराज को। जो आइंस्टाइन से पहले वाली इरा थी ना, उसमें क्या किया जाता था? उसमें बोला जाता था कि हम सिर्फ उसी चीज को रियल मानेंगे, एग्जिस्टेंट मानेंगे, जो फिजिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं, कि जिसको आप देख सकते हो फिजिकली,
या जो आपने एक्सपीरियंस किया है फिजिकली, तो सिर्फ वही चीजें एग्जिस्ट करती है। जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है वो हम नहीं मानेंगे इनटू द आर्ग्यूमेंट्स, उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है, वो है ही नहीं क्योंकि वो फिजिकल नहीं है। कंसेप्ट समझ आ रहा है प्री आइंस्टीन इरा का? जी। अब होता क्या है, पोस्ट आइंस्टीन इरा में ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म डीबंक हो जाता है, हालांकि नॉट फुली, लाइक कि फिजिकल चीजें अब भी फिजिकल है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक और आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल आर्ग्यूमेंट। अब इन्फ्रेंशियल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, गौर से सुनिए जरा। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में एटम की स्प्लिटिंग हो जाती है, और हमें पता चलता है एटम की स्प्लिटिंग की वजह से कि मैटर सिर्फ फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि मैटर जो है ना वो माइक्रो वर्ल्ड में, बियॉन्ड एटॉमिक वर्ल्ड जो है ना, इट इज reduced टू वेव्स, इट्स reduced टू अनसीन वेव्स, जिनको हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिनको हम फिजिकली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उनके इफेक्ट्स हम देख पा रहे हैं। यानी अभी तक क्या चल रहा था कि जो चीजें फिजिकल है सिर्फ वो मैटर है, बाकी मैं किसी चीज को नहीं मानने वाला हूं, तो खुदा तो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल नहीं है वो। स्प्लिटिंग ऑफ एटम में क्या हो जाता है कि एक ऐसा वर्ल्ड, माइक्रो वर्ल्ड हमें मिलता है बियॉन्ड इवन एटम्स, कि जहां पर वेव्स है जो हम देख नहीं पा रहे, जो कि हम मेजर नहीं कर पा रहे फिजिकली, लेकिन उनके इफेक्ट्स हम देख पा रहे हैं। तो मैटर इज इन वेव्स एज वेल, तो वेव्स को हम मैटर मानते हैं। आप समझ आ रहे हैं कितनी बड़ी डिफरेंस आ जाती है? यानी अब किसी चीज को एग्जिस्टेंस में मानने के लिए जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल हो, अगर मैं उसके इफेक्ट्स भी देख पा रहा हूं ना, इट मींस इट एग्जिस्ट। इसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल आर्ग्यूमेंट। ग्रेविटी है, एक्सरे है, मैं उनको देख तो नहीं पा रहा हूं, ठीक है, मैं उसके इफेक्ट्स देख महसूस कर पा रहा हूं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करती है। इतने सारे फोर्सेस है जो हम अभी इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, इतने सारे फोर्स दुनिया में है जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, इवन बहुत जगहों पे तो महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दे एग्जिस्ट। उनका मैटर तो नहीं है ना, उनके इफेक्ट्स हम देख पाते हैं। अब इसी लॉ को, इसी आर्ग्यूमेंट को, इन्फ्रेंशियल आर्ग्यूमेंट को गॉड पे जरा फिट कीजिए। किस तरह से? जो आपने अभी तक डिजाइन पढ़ा उसको समझ के, कि आपने एक डिजाइन पढ़ा, उसके मामलात पढ़े, उसकी फैसिनेशंस पढ़ी, उसका बैलेंस पढ़ा, उसका आपस में एक कनेक्टिविटी उसकी पढ़ी आपने, रिलेशन पढ़ी आपने, आपको समझ आया कि डिजाइनर है। तो इवन दो यू आर नॉट एबल टू सी दैट डिजाइनर राइट नाउ, जो कि मैं एग्री करता हूं आपके साथ, आई नॉट डिसएग्री कि मैं गॉड को देख पा रहा हूं या आप में से किसी ने गॉड को देखा, वी आर नॉट एबल टू सी हिम, बट हम उसके डिजाइन के इफेक्ट्स के थ्रू ये जान पा रहे हैं कि यस देयर इज अ डिजाइनर। समझ आ रहा है? जी। क्या? सही सही सही। सो पोस्ट आइंस्टीनियन एरा में ये आर्ग्यूमेंट मुझे कोई दे कि मुझे गॉड को दिखा दो, वो इतनी आउटडेटेड साइंस पढ़ रहा है कि उसको कहीं पर जाना, वो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि खुद आप ही की साइंस, हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी सिर्फ साइंस की कहने की, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम है साइंस के साथ, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरी, नॉट लाइक कि आई रिजेक्ट इट कंप्लीटली, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट नॉनदलेस कुछ मेरी इसके साथ डिफरेंसेस है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट मेरा वही है कि खुद साइंस कह रही है कि इफेक्ट्स भी अगर आप देख पाते हो ना, इट मींस इट हैज एग्जिस्टेंस। सर मुझे हाँ, एटम के बारे में सर मुझे एटम के बारे में और समझाइए। मैं समझाता हूं आपको। मोहम्मद, आपका जो घर है ना, वो ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट एक बिल्डिंग अचानक से खड़ी होगी और आप उसमें रहना स्टार्ट होगे। उसके लिए हमें ब्रिक्स लानी पड़ी ना, उसके लिए हमें सीमेंट लाना पड़ा ना। यस? यस। तो आपका जो घर है ना वो ब्रिक्स का बना हुआ है, सही कह रहा हूं मैं? आपकी जो यस। गाड़ी होती है वो ऐसा तो नहीं है खुद ब खुद सारी की सारी गाड़ी बन गई, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जब हम मिलाते हैं तब जाकर गाड़ी बनती है, राइट? यस। इसी तरह आपकी जो बॉडी होती है वो भी इसी तरह खुद ब खुद नहीं आती है। बच्चा होता है ना, बचपन में बहुत छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, तो क्या होता है कि उसकी भी बॉडी में कुछ डेवलपमेंट्स आती है, सेल्स ग्रो होती है, तो वो बड़ा बड़ा होने लगता है, राइट? तो हर यस। किसी चीज का एक यूनिट होता है जो उसको बनाता है, उस यूनिट को हम ह्यूमन बायोलॉजी में सेल कहते हैं, और केमिस्ट्री में या फिजिक्स में उसको एटम कहते हैं। यानी जिस चीज से तमाम कायनात बनी है, जो बेसिक यूनिट है हर चीज की, मैटर की, जो भी मैटर है, उसको हम बोलते हैं एटम।
और ये इतने छोटे होते कि आप देख भी नहीं पाते। इनफैक्ट आपको हाई लेवल के माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं इनको देखने के लिए, इन छोटी छोटी चीजों को जो पूरी कायनात बना देते। आपने सैंड देखी है ना, तो सैंड के वो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, यस उससे भी छोटे और उससे भी छोटे एटम्स होते हैं जो पूरी कायनात को बनाते हैं, मिलते मिलते हैं और कायनात को बनाते हैं। गेटिंग द आइडिया? यस तो इस तरह से आप पढ़ोगे इंशाल्लाह, आपको तो अभी 6th 7th 8th में एटम का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा। बट नॉनदलेस अभी के लिए बस ये इतनी सिंपल सी पिक्चर आप दिमाग में रखो कि हर चीज का यूनिट होता है और उसी यूनिट को हम फिजिक्स में केमिस्ट्री में एटम कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स में तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता। क्वांटम फिजिक्स में तो बहुत आगे पहुंच चुके हैं ना हम, तो बोसॉन्स, मीसॉन्स, पायॉन्स, वो क्वार्क्स, उससे भी नीचे जा चुके हैं। हम इसको इतना डिवाइड कर दिया है ना कि वी हैव कम टू द ऑलमोस्ट इनफिनाइट पॉसिबिलिटी। समझ आया? या बट अभी अगर मैं उसको डिसाइड करूँ ना, सॉरी डिस्कस करूँ ना, तो बच्चे यहाँ पर वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। हम तो इतनी पॉसिबिलिटीज में आ चुके हैं ना क्वांटम फिजिक्स में कि होश उड़ जाते हैं। आई मीन लिटरली होश उड़ जाते हैं वहां पर। इट्स लाइक कि एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। वो इतना एक पैराडॉक्स जबरदस्त खूबसूरत बन जाता है, इंसान के होश उड़ जाते हैं और इंसान को ऐसा लगता है कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर उसकी फिलॉसफी पे जाते हैं। बहरहाल वो डिस्कस नहीं करते। सो पॉइंट मेरा ये है कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि ये इन्फ्रेंशियल आर्ग्यूमेंट्स को हम डिनाई नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, हमारे देशिस्तान में बहुत 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 ज्यादा ओल्ड साइंस पढ़ाई जाती है एंड द रीजन इज एजुकेशन सिस्टम। मैंने अभी आपको सूरह आराफ की आयत बताई, आपको तो मुझे काउंटर करना चाहिए था ना कि अल्लाह ताला सूरह आराफ में कह रहे हैं कि दिल समझने वाले नहीं। दिल कैसे समझते? दिल को कौन सी सलाहियत है समझने की? सवाल नहीं आया आपके जहनों में? सर अब से पूरी हमारी बैचलर्स डिग्री पूरा सिलेबस ही हमें न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ाया गया 3 साल। या न्यूटनियन फिजिक्स ही अभी तक हम पढ़ रहे हैं और उसी पे हम सारा सारा कुछ कह रहे हैं। बट मेरा पॉइंट है दिल के बारे में। मैंने अभी आर्गुमेंट आपको दिया ना दिल के बारे में, तो आपको तो आपके दिमाग में तो कीड़ा आना चाहिए था ना कि अल्लाह ताला दिल के बारे में क्या कह रहे हैं कि दिल समझने वाले नहीं थे इसलिए वो जहन्नुम में गए। यस, क्योंकि दिल भी सेंटर है कुरान के थ्रू। मैं बताता हूँ, मैंने यही बोला ना, हम बहुत आउटडेटेड साइंस पढ़ते हैं। मसला पता है दिल का क्या है? दिल का मसला ये है कि 1991 में एजे आर्मर ने जो है ना वो डिस्कवर कर लिया था हमारे दिल में सेंसरी न्यूराइट्स यानी न्यूरॉन्स को। और Brain. लिटरली हमारा दिल जो है ना वो प्रोड्यूस करता है सेरोटोनिन और डोपामीन को। यानी जो दिमाग के मामलात है ना, आपको पता है सेरोटोनिन मदर केमिकल है, सोच जिसको हम कहते हैं ना वो सेरोटोनिन होती है। तो दिल के भी यही मामलात है। और आज आप देख ले हार्ट मैक्रेटी एंड हार्ट मैथ, पबमेड, फ्रंटियर्स इन न्यूरोसाइंस, बहुत सारी रिसर्च है जो अब कंफर्म कर रही है कि दिल भी इसकी अपनी मेमोरी होती है, सलाहियत है समझने की। तो अल्लाह ताला कोई आउटडेटेड चीज नहीं कह रहे थे कुरान में, ये हम है जो आउटडेटेड साइंस पढ़ते हैं। और अभी तक इसका कंसेप्ट भी नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। रिसेप्टर्स है लिटरली दिल में, दिल का जो पेरिकार्डियम होता है ना हमारे हार्ट का, जो व्हाट डू यू कॉल इट, सैक जो होता है ना जिसमें हमारा दिल होता है, समझ ले, जो पेरिकार्डियम है ना उसमें रिसेप्टर्स है सेरोटोनिन और डोपामीन के। डजंट दिस अमेज यू? तो ये साइंस अभी बढ़ रही है उसकी तरफ, बट मेरा मकसद ये है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है साइंस उसकी तरफ बढ़ेगी या ना बढ़ेगी। मेरा मसला है कि हम नहीं बढ़ रहे हैं ना, मेरे बच्चे मुसलमान बढ़ नहीं रहे और नौकरियों में फंसे पड़े। वो 30 साल 35 साल की उम्र में पीएचडी कर रहे होते हैं 30,000 की नौकरी के लिए, क्योंकि शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे, बीवी एक खूबसूरत मिल जाएगी, वरना रिश्ता नहीं मिलेगा। इतनी बस हैसियत रह चुकी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, बस इतना सा है। वरना सोसाइटी में मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे अब। गॉड सेक, अल्लाह ताला फोर्स कर रहे हैं कुरान में, केमुल का डिजाइन तुमने नहीं देखा, हनी बी का डिजाइन तुमने नहीं देखा, अल्लाह ताला फोर्स कर रहे, कह रहे हैं ना, एक मक्खी का डिजाइन तुमने नहीं देखा, तुम क्यों नहीं गौर फिक्र करते हो? हम नहीं, हमें नौकरी करनी है ना, हम कुरान भी पढ़ेंगे तो सवाब के लिए पढ़ेंगे। और सवाब के लिए भी कैसे पढ़ेंगे? रट्टा करेंगे सूरह यासीन को ए टू जी, बस रट्टा तोते की तरह पढ़ेंगे और सोचेंगे ओहो हो जन्नती बन चुके हम, हमारी मौत जो है ना वो आसान हो गई अब। ये मुझे प्रॉब्लम है एंड दिस इज व्हाई आई एम डूइंग दिस कोर्स विद यू गाइस। इवन तो आपको पता है मेरा सब्जेक्ट जो है ना, मेन सब्जेक्ट, इट इज न्यूरोसाइकोलॉजी एंड लिटरेचर, मेरी उसी में डिग्रीज है। बट मेरा जो
लगाव है साइंस के साथ, मैं चाहता हूँ कि यू जस्ट ट्राई टू फाइंड अ न्यू लेंस, और कोई नई लेंस नहीं बल्कि कुरान की लेंस आप देखो कि किस तरह से कायनात को देखना है, और फिर दुनिया को दिखाओ कि इस तरह से देखा जाता है, ये मामला है, और बहुत आगे की सोचो जहां तक अभी साइंस पहुंची भी नहीं है। एनीवेज, आई होप ये दो बेसिक जो आर्ग्यूमेंट्स है ना मैंने आज आपको कवर किए होंगे, और इसमें काफी सारे जो आपके अभी तक डाउट्स होंगे और जो मामला होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? यस, नो? जी। ओके देन,